मोस्ट वांटेड विकास दुबे गैंग की धरपकड़ तेज। ग्वालियर के रहने वाले 2 सदस्य गिरफ्तार। एनकाउंटर के आरोपियों को शरण देने का आरोप। अरुणाचल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हमला करने के फिराक में आए 6 उग्रवादियों को असम राइफल्स ने किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार गोला बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। एलएसी के पास मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। 2 AK-47 समेत भारी हथियारों का जखीरा भी बरामद। नेपाल की ओर से छोड़े गए पानी से उफान पर गंडक। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। उत्तर पूर्व के राज्यों में भी बढ़ी मुसीबत। देश में बेकाबू हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 27,114 नए मामले। 8 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 22,000 की मौत। आप सभी का स्वागत है। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये खबर है बिहार से जुड़ी हुई, जहां नेपाल से छोड़े गए पानी से कई जिलों में बड़ी तबाही हुई है। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। नेपाल से जो पानी छोड़ा गया उससे गंडक उफान पर है और जो खास करके उत्तर बिहार के जो राज्य हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। कई जिलों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तो बिहार के जो उत्तर जिले हैं वहां पर ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। मोतिहारी, शिवहर में भी सड़कें डूब गई हैं। सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है और यहां अभी तक एनडीआरएफ स्टेट डिजास्टर की कोई टीम नहीं पहुंची है। लेकिन TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पहुंचा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। और चूंकि जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंची है, हमारे संवाददाता रुपेश कुमार वहां पर पहुंचे। सीधे रुपेश का रुख करते। रुपेश, अभी तक कोई न्यूज चैनल इस इलाके में नहीं पहुंचा जहां नेपाल से छोड़े गए पानी से बाढ़ जैसे हालात है। बिहार में गंडक उफान पर है। सबसे पहले यही बताइए दर्शकों को कैसे हालात है और राज्य सरकार की ओर से अभी तक एनडीआरएफ या स्टेट डिजास्टर की टीम भी नहीं पहुंची है वहां। देखिए अंजलि, बिल्कुल हमें परवाह है, देश की फिक्र है आपकी, लिहाजा हम यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ तक पहुंचना बहुत दुरूह और दुर्गम भी है। मैं इस वक्त जिस नाव पे सवार हूँ वो नाव SH-54 यानी स्टेट हाईवे 54 के ऊपर ये नावें चल रही हैं और इसके पीछे 10 से 20 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यानी कि अब राजधानी में बैठकर और जिला मुख्यालय में बैठकर अलर्ट खेलने का समय नहीं है। कल गृह राज्य मंत्री पटना से सटे हुए बिहटा के एनडीआरएफ दफ्तर में गए थे। वहां उन्होंने कहा कि हम अलर्ट पे हैं। अब अलर्ट का संदेश देने का वक्त नहीं है, इन्हें राहत पहुंचाने का वक्त है। जब हमारे राजकीय उच्च पथ पूरी तरह से यहाँ पर पीछे देखें और धार को जरा देखिए कि धार इतनी तेज है कि संपर्क मोतिहारी और शिवहर का संपर्क बिल्कुल समाप्त हो गया है। यानी कि ये दो जो जिले हैं इन दोनों का आपस में अब कोई संपर्क नहीं रह गया है। पूरी तरह से संपर्क कट चुका है। गांव के लोग मेरे सामने इस नाव से, हालांकि ये सरकारी नाव नहीं है, ये नाव निजी नाव है। निजी नाव है। सरकार ने कोई व्यवस्था कोई अभी व्यवस्था नहीं। हालांकि देखे कुछ अधिकारी आए थे, उनके लिए कुर्सियां आई थी, कुर्सियों पर बैठे, मुआयना किया, चले गए। जी चले गए। कोई व्यवस्था अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री के स्तर पर, जल संसाधन विभाग के स्तर पर, जल संसाधन विभाग के मंत्री से लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठक राजधानी में जो हो रही है उसका असर यहां तक दिखने का वक्त है। हम अलर्ट पे हैं, ये कहने से ज्यादा समीचीन होगा कि हम वहां तक पहुंचे जहां तक लोगों को दरकार है, लोगों को जरूरत है कि अब उनके तक राहत पहुंचे। एक महिला जो गांव में बीमार थी, वो जैसे जैसे अपने एक 2 साल की छोटी सी बच्ची के साथ इस नाव कहें या डेनी कहें, जो कहें, ये कितना खतरनाक है इस पर सवार होकर के, और वो बाहर, यानी कि सरकार ने कहा था कि हम लोगों को इवैक्यूएट कराएंगे, बाढ़ की संभावना बनते ही हम माइकिंग कराएंगे, तमाम लोगों को ऊंचे स्थानों तक भेजेंगे। लेकिन पीछे कौन कौन से गांव होंगे जो फंसे हैं, नाम जरा बताइए। बेलवा हुआ और इनरवा, सिंगरहिया, नरकटिया, देवापुर, जिहुली, गोनाही
और बसैया भंडार यही सब गाँव। देखिए इतने गांव के नाम ये एक सांस में ले रहे हैं, और इन गांवों के नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार सुन रही है, प्रशासन सुन रही है, जो हुक्मरान अगर सुन रहे हैं वो इन गांवों तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ अलर्ट अलर्ट कहने से नहीं होगा। देखिए एक बच्चा कैसे जद्दोजहद कर रहा है कि वो किस तरह से अपने नाव को लेकर के उस गांव में जाना है, हालांकि बेहद खतरनाक है, लेकिन ये जो इलाके के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल अभ्यस्त हैं। पीछे अगर दूर देखें तो वहां एक नाव चल रही है, और ये नाव ये एसएच है, यानी कि स्टेट हाईवे संख्या 54 पे है, और ये सरकार सुन ले, ये कहीं बड़ी हैरत की बात है ये रुपेश की लोगों की जिंदगी यहाँ खतरे में पड़ी हुई है। TV9 भारतवर्ष की टीम भी वहां पहुंच गई है। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, गांव का संपर्क टूट गया है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक बेखबर है। नीतीश सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पहुंचा नहीं है ताकि मदद इन लोगों तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया आपका रुपेश, आगे भी जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा। देश के बुलेटिन की गैंगस्टर के एनकाउंटर पर TV9 भारतवर्ष की कवरेज लगातार जारी है। अब हम TV9 के वॉर रूम के जरिए विकास दुबे के इंटरनेशनल कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। दुबई और थाईलैंड में विकास दुबे की करोड़ों की दौलत का खुलासा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि मरने के बाद आखिर विकास दुबे कितने लोगों को करोड़पति बना गया। इसके अलावा आपको डांस पर गैंगस्टर का लेटेस्ट वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन एनकाउंटर स्पेशल। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर से पहले के कई वीडियो आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान होने के लिए मजबूर कर देगा। देखिए डांस फ्लोर पर अपने गुर्गों के साथ झूमता गैंगस्टर। डांस फ्लोर पर गैंगस्टर विकास दुबे। विकास दुबे की सबसे अलग तस्वीर। अपने गुर्गों के साथ नाचता नजर आया मोस्ट वांटेड। विकास दुबे के साथ उसका गुर्गा अमर दुबे भी मौजूद। विकास के भतीजे अतुल दुबे की शादी का है ये वीडियो। अमर दुबे के साथ डांस कर रहा है बदमाश विकास दुबे। देखा आपने, सुना आपने। देखना तो यह है कि गोलियों से 8 पुलिस वालों को भूनने वाले विकास दुबे के वैसे तो एक पैर में रोट पड़ी हुई थी और वो लंगड़ा कर चलता था, लेकिन डांस फ्लोर पर विकास दुबे के पैरों और कमर की मूवमेंट अच्छे अच्छे कलाकारों को मात दे रही। और सुनने के लिए गाने के बोल हैं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। गाने के बोल से आपको अंदाजा हो रहा होगा, गाने के बोल हैं कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी और आपका क्या होगा जनाबे आली। इस वक्त तक विकास दुबे को नहीं पता था कि आगे चलकर उसका क्या होने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि विकास अपने आतंक के साथियों के साथ अक्सर पार्टियों में जाता था और खुलकर एंजॉय करता था। विकास के बिकरू गांव से भी ऐसी खबर आई थी कि 2 जुलाई की रात को भी विकास दुबे ने गांव वाले घर में ही ऐसी एक पार्टी का आयोजन किया था। पुलिस की संभावित दबिश की खबर मिलने के बाद विकास ने अपने बदमाश साथियों को बुलाया था और रात में ही उसके लिए पार्टी का इंतजाम किया गया था। विकास के नौकर ने भी खुलासा किया था कि करीब 25-30 लोगों के लिए रात में खाना बनवाया गया था और उनके लिए शराब की पार्टी का भी इंतजाम किया गया था। तो सबसे पहले हमने गैंगस्टर विकास की रंगीन और आलीशान रातों को बेपर्दा किया, और अब इस रिपोर्ट में देखिए उसकी काली कमाई से जुड़े कई बड़े खुलासे। यूपी में आतंक और दहशत का पर्याय बन चुके गैंगस्टर विकास दुबे का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन अब उससे जुड़े कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल विकास दुबे की काली कमाई पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीद रखा है। यही नहीं, जांच में पता चला है कि कानपुर कांड से कुछ दिन पहले ही विकास ने लखनऊ में 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। खुलासा ये भी हुआ है कि विकास अवैध तरीके से धन अर्जन करने के साथ साथ अक्सर अपने गुर्गों और करीबियों के साथ विदेश घूमने जाता था। विकास पिछले 3 साल में करीब 15 देश घूमने गया था। विकास के खात्मे के बाद अब जहां यूपी पुलिस उसके गैंग से जुड़े बाकी लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, वहीं प्रवर्तन निदेशालय की योजना अब विकास की काली कमाई और उसकी चल अचल संपत्ति को खंगालने की है। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से विकास की संपत्ति से जुड़ी जानकारियां साझा करने को कहा है। ऐसे में जल्द ही गैंगस्टर की अकूत संपत्ति ईडी के रडार पर होगी। विकास की काली कमाई का लेखा जोखा रखने वाले जय वाजपेयी के मुताबिक
गैंगस्टर विकास दुबे की सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। गैर कानूनी काम कर विकास ने अकूत संपत्ति जुटाई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमीन कब्जा वसूली, बीसी और सूदखोरी से विकास को मोटी कमाई होती थी। इसके अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलने पर कमाई 2 गुना और 3 गुना हो जाती थी। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हर महीने उसे कम से कम 50 लाख रुपए की आय होती थी। इसके अलावा किसी से जमीन खाली करानी हो या किसी को कब्जा कराना हो, हर एक काम के लिए विकास के रेट फिक्स थे। जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे विकास की पकड़ सियासी मंच पर होती गई, उसकी संपत्ति भी बढ़ती गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले कुछ साल के अंदर विकास करीब 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। यूपी पुलिस के शिकंजे में आए विकास के खजांची जय वाजपेयी ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। उसके अंत से जहां यूपी पुलिस की बड़ी सिरदर्द मिटी है, वहीं कईयों को इससे करोड़ों का फायदा भी पहुंचा है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे ढेर हो चुका है, लेकिन जराइम की दुनिया से जो उसने काली कमाई की है, काले कारोबार से जो काला धन इकट्ठा किया है, उसका राजदार सिर्फ एक ही है और वो है विकास दुबे का बेहद खास और करीबी जय वाजपेयी। जय वाजपेयी गैंगस्टर विकास दुबे का वो खजांची है जो उसके काले धन को ठिकाने लगाता था और उसकी देखरेख करता था। फिलहाल जय वाजपेयी पुलिस की गिरफ्त में है और विकास दुबे के काले कारोबार का एक एक कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने उगल रहा है। विकास के खजांची जय वाजपेयी ने पुलिस पूछताछ में जो ताजा राज उगले हैं, उसके मुताबिक विकास दुबे की मौत से कई लोग करोड़पति बने। विकास का जिनके पास पैसा था, उन्हें अब करोड़ों का फायदा हुआ। पुलिस पूछताछ में जय वाजपेयी ने यह भी खुलासा किया है कि वो कैसे विकास दुबे की काली कमाई की देखरेख करता था। सूत्रों के मुताबिक विकास अपनी काली कमाई ब्याज पर निवेश करता था। विकास की काली कमाई की देखरेख जय वाजपेयी करता था। जय ने पैसों को दुबई, मुंबई, गोवा और दिल्ली में निवेश किया। होटल, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट में लगा था काली कमाई का पैसा। पालतू जानवरों के व्यापार में भी लगा काली कमाई का पैसा। जय वाजपेयी भी विकास दुबे के संपर्क में आने के बाद ही धनकुबेर बना, क्योंकि जब इसकी हिस्ट्री खंगाली गई तो पता चला कि जय वाजपेयी 8 साल पहले कानपुर के नजीराबाद इलाके में चाय की दुकान चलाता था। इसके बाद वो एक प्रिंटिंग प्रेस में 4000 रुपए की नौकरी करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात विकास से हुई और दोनों मिलकर कारोबार साथ करने लगे, जिससे कुछ सालों में ही जय भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। पैसे आने के बाद जय वाजपेयी ने अपना रुतबा भी बढ़ाया। इसी का नतीजा था कि वो आसानी से नेता और पुलिस अधिकारियों से मिलने लगा, जिसकी कई तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। फिलहाल जय पुलिस की गिरफ्त में है। गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे के बाद अब उसके गैंग से जुड़े लोगों की धरपकड़ भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। इन दोनों पर कानपुर एनकाउंटर के आरोपियों को शरण देने का आरोप लगा है। क्या है पुलिस का अगला प्लान, देखिए रिपोर्ट। 8 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुलाने वाला कानपुर के विकास दुबे का खात्मा हो चुका है, लेकिन उसकी पाप की दुनिया का अंत अभी बाकी है। उसके गुर्गों की तलाश अभी बाकी है। अभी विकास के आर्थिक तंत्र के तार तलाशना बाकी है। लिहाजा यूपी पुलिस सबसे पहले इन बिंदुओं पर काम कर रही है। विक्रू कांड के 21 नामजद हैं। इनमें से 6 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और विकास दुबे समेत 6 लोग ढेर हो चुके हैं। नामजद दयाशंकर, श्याम वाजपेयी और जहान यादव समेत 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आर्थिक रूप से विकास को मजबूत करने वाले जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। विकास की पत्नी के खिलाफ भी पुलिस सबूत तलाश रही है। पुलिस विकास के राजनीतिक कनेक्शन भी खंगाल रही है। 12 इनामी बदमाश छोटू शुक्ला, मोनू, शशिकांत पंडित, शिव तिवारी, विष्णुपाल समेत बाकी लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विकास की मौत के बाद आर्थिक रूप से मजबूती देने वाले करीबी जय वाजपेयी पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। खबर मिली है कि विकास का 8 करोड़ रुपया जय वाजपेयी ने अपने धंधे में लगाया था। एसटीएफ के पूछताछ में यह बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास ने बताया था कि वो अपना पैसा प्रॉपर्टी, होटल और जानवरों के व्यापार में इन्वेस्ट करता था। खबर है कि यूपी पुलिस को जय वाजपेयी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके बल पर विकास के आर्थिक तंत्र को तोड़ा जाएगा। पुलिस की नजर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर भी है। पुलिस अब ऋचा के खिलाफ सबूत तलाश रही है, क्योंकि पुलिस को विकास के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों में ऋचा के सहयोग की जानकारी मिली है। अब एसटीएफ और पुलिस विकास का राजनीतिक कनेक्शन भी खंगाल रही है। विकास के साथ कितने नकाबपोश हैं जिनके चेहरे से पर्दा उठना बाकी है। विकास के गुर्गों पर
पर नकेल कसने के साथ ही यूपी पुलिस अब उसके हथियारों के जखीरे को खंगाल रही है। विकास के करीबियों के हथियारों की भी जांच शुरू हो गई है। ऐसे में मुमकिन है कि कईयों के लाइसेंस भी रद्द होंगे। अगली रिपोर्ट देखिए। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिखरू गांव में पुलिस पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, उससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर विकास के पास इतने हथियार कहां से आए थे। पुलिस उसके गैर कानूनी हथियारों को तलाश रही है। इस बीच खबर मिली है कि विकास के करीबियों के पास 11 ऐसे हथियार हैं जो लाइसेंसी हैं, यानी उस पर सरकारी मोहर लगी है। अब यूपी पुलिस ने विकास के करीबियों के इन हथियारों की जांच शुरू कर दी है, जिनके लाइसेंस रद्द करने की बात चल रही है। डीजीपी मुख्यालय ने इनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। विकास के करीबियों के पास 11 लाइसेंसी हथियार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विकास ने अपने राजनीतिक रसूख और पैरवी के बल पर अपने करीबियों को जमकर हथियारों के लाइसेंस दिलवाए। और इन हथियारों के लाइसेंस धारियों का पुलिस में क्या रिकॉर्ड है। नामजद विष्णुपाल के पास रिवॉल्वर और डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस। गिरफ्तार आरोपी जहान यादव के पास डबल बैरल बंदूक। गिरफ्तार आरोपी दयाशंकर के नाम सिंगल बैरल बंदूक। आलोक के नाम डबल बैरल बंदूक। नामजद राम सिंह के नाम डबल बैरल बंदूक। श्रीकांत के नाम डबल बैरल बंदूक। यादवेंद्र के नाम राइफल का लाइसेंस। और राजन के नाम डबल बैरल बंदूक। दीपक के नाम राइफल का लाइसेंस। दीपक दुबे की पत्नी अंजलि दुबे के नाम लाइसेंसी रिवॉल्वर। ये हथियारों की वो फेहरिस्त है जिनके लाइसेंस सरकार ने दिए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन हथियारों की आड़ में विकास के दुर्गों के पास ऐसे कितने असलहे होंगे जो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, जिनके बल पर विकास और उसके गुर्गे बेगुनाहों का खून कर चुके हैं। शूटआउट के आरोपी विकास दुबे के अंत के साथ ही सरकार और सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में विकास के एनकाउंटर पर शिवसेना के स्टैंड ने खाकी को बड़ा सपोर्ट दिया है। सामना के विरोधियों को कैसे चित किया है, अगली रिपोर्ट में देखिए। 8 पुलिसकर्मियों के क्रूरतम हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी विकास दुबे का नामो निशान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमेशा के लिए मिटा दिया है। वो एक अपराधी था, गैंगस्टर था। माफिया का जिस प्रकार से अंत होना चाहिए वैसा ही खात्मा विकास दुबे का हुआ है। ये बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी, जिसमें विकास के एनकाउंटर को जायज ठहराते हुए यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई गई है। विकास के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर भी सवाल किए गए हैं। सामना में लिखा है कि विकास दुबे सुपारी किलर था जो लोगों की बेरहमी से हत्या करता था, इसलिए उसकी मौत पर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है। विकास के एनकाउंटर पर सामना में छपा लेख में विकास के एनकाउंटर को जायज ठहराया गया। सामना ने यूपी पुलिस की पीठ थपथपाई, एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को लताड़ा। हालांकि सामना ने विकास के एनकाउंटर पर बंद लहजे में सवाल उठाते हुए विकास की गिरफ्तारी से लेकर उसके एनकाउंटर तक पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि अपराधी कैसे मारा गया ये जानना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है। लेख में विकास की मौत पर आंसू बहा रहे लोगों को हिदायत दी गई है कि जो लोग विकास की मौत पर रो रहे हैं उन्हें 8 पुलिसकर्मियों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेख में आगे लिखा गया है कि विकास के एनकाउंटर पर शोक करने वालों को सवाल उठाना ही है तो वो इस सड़ी हुई व्यवस्था पर सवाल उठाएं। लेख में महाराष्ट्र और तेलंगाना में हुए एनकाउंटर का भी जिक्र करते हुए इसे जायज ठहराया गया है। हालांकि इसी सामना में पिछले कई दिनों से विकास के फरार होने पर सवाल उठाए गए थे और यूपी पुलिस को कमजोर बताया जा रहा था, लेकिन आज इस लेख के जरिए एनकाउंटर को लेकर कसीदे पढ़े गए हैं।